नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना और स्वास्थ्य सहयोग समेत आर्थिक साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा के लिए यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुखों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के मुखिया के साथ हिस्सा लेंगे। बैठक की पुर्तगाल के प्रधानमंत्री मेजबानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय परिषद अध्यक्ष के विशेष आमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने इस तरीके की बैठक इससे पहले सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ही की है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ एक साथ बैठक करने का ये एक खास मौका होगा। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बिहार के कई जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन लागू है, लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पटना से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त सड़कों पर बेवजह घूम रहे कुछ लोग गश्त पर निकले पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन लोगों के ऊपर डंडों की बरसात कर दी गई। एक दूसरे इलाके में कुछ मोटरसाइकिल सवार भी पुलिस वालों की गिरफ्त में आ गए। उनकी भी जमकर धुनाई की गई ताकि वो दोबारा लॉकडाउन तोड़ने की हिम्मत ना दिखा सकें। पुलिस की सख्ती पटना के पास दानापुर में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पिटाई नहीं की गई, बल्कि नियम तोड़ने वाले तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। कटिहार में भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन की एक टीम सड़कों पर उतरी। चेकिंग के दौरान कई लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते मिले, हालांकि उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जयपुर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया। News18.com की रिपोर्ट है कि अब कोरोना के लक्षण वालों को बिना RT-PCR जांच के ही घर पर दवा दी जाएगी, जिसके लिए 2 लाख किट तैयार करवाई गई है, जिनको बांटने का काम नर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौंपा गया है, जो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। जिनमें लक्षण दिखा उनको वहीं दवा दी जाएगी, ताकि जांच के इंतजार में संक्रमण से मरीज की हालत ना बिगड़ जाए। असल में जयपुर में समय पर जांच और इलाज नहीं मिलने से मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का बिना जांच इलाज शुरू करने के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया गया, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की लिस्ट तैयार की जा रही है। असम में सरकार के गठन के मामले पर आज चर्चा के लिए सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया है। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक एयर एम्बुलेंस ने बिना पहिए के ही रनवे पर लैंडिंग की। नागपुर से टेक ऑफ के दौरान ही इस छोटे विमान का अगला पहिया निकलकर अलग हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी और सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उसने समझदारी दिखाते हुए उसे बिना पहिए के ही रनवे पर उतार दिया। विमान रनवे पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसके निचले हिस्से से चिंगारियां निकलती भी दिखाई दी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। जैसे ही वो छोटा विमान रुका, वहाँ पहले से ही तैनात दमकल की गाड़ियों ने उस पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बाद में विमान में सवार एक मरीज समेत 5 लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। लेकिन जब तक ये विमान सुरक्षित नहीं उतरा, मुंबई हवाई अड्डे में हड़कंप मचा रहा, क्योंकि लैंडिंग गियर खोले बिना विमान को रनवे पर उतरना बेहद मुश्किल था। हालांकि एटीसी ने समझदारी दिखाते हुए पहले पायलट को बेहद नीची उड़ान भरने के निर्देश दिए, ताकि लैंडिंग गियर में खराबी का पता लगाया जा सके। विमान को करीब से देखने पर पता चला कि उसका अगला पहिया, जिसे नोज व्हील कहते हैं, वो टूटकर अलग हो चुका था। ऐसे में एटीसी ने पायलट को दोबारा ऊंची उड़ान भरने और अतिरिक्त ईंधन खर्च करने को कहा।
इसी बीच एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां पूरी की गई। रनवे पर आग को रोकने वाला फोम डाला गया। इसके अलावा दमकल की गाड़ियां भी तैनात कर दी गई। एटीसी और पायलट के तालमेल का ही नतीजा रहा कि पहिए ना होने के बाद भी विमान आराम से लैंड कर गया और किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुंबई में बरामद यूरेनियम मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि 1 साल से दोनों यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी एटीएस को इस साल जनवरी में मिली। बताया गया कि शुरुआत में मामले को उतनी गंभीरता से एटीएस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपस में चर्चा के बाद उसकी एक टीम ग्राहक बनकर आरोपियों से मिली और 1 लाख रुपए भुगतान करने का भरोसा देकर यूरेनियम को जांच के लिए लैब में भेजने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की टीम ने भरोसा दिया था कि जांच में सही पाए जाने पर ही वो पूरे पैसे दे देगी। इस तरह जो यूरेनियम आरोपियों से मिला उसकी असलियत जानने के लिए 14 फरवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया और एक दिन पहले यानी 6 मई को जब यूरेनियम के असली होने की पुष्टि हो गई, तब एटीएस ने केस दर्ज कर आरोपियों को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने कबाड़ में इसके आने की बात कबूल की है। जांच टीम ने 7 किलो यूरेनियम बरामद किया था, जिसकी कीमत बाजार में 21 करोड़ बताई गई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने फिर से लोगों में खौफ भर दिया है। पिछले 24 घंटे में 54,022 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। हालांकि कल के मुकाबले आज 8,000 कम मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 898 लोगों की जान चली गई है, जबकि 37,386 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली हमले का शिकार हुए 16 साल के लड़के के जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी। 2 दिन पहले इजराइल की तरफ से हुई फायरिंग में 16 साल के सईद की मौत हुई थी, जिसके बाद फिलिस्तीन के झंडे से लिपटे उनके जनाजे को कंधे पर लिए लोगों का हुजूम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। हाथों में झंडे पकड़े नारेबाजी करते लोगों की आवाज में उदासी और बेबसी के साथ गुस्सा भी था। जनाजे में शामिल परिवार वालों के अलावा काले कपड़े पहने बाकी फिलिस्तीनी इजराइल के जुल्म का विरोध करते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने दावा किया कि सरकार को उनकी ही एजेंसियों ने दूसरी लहर की चेतावनी देते हुए तैयारी करने के लिए कहा था, जबकि संसद की समिति और विपक्ष भी कई बार चिंता जता चुका है। खुद उन्होंने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने पीएम को कई बार सुझाव दिए, लेकिन उन पर कोई कदम नहीं उठाए गए और प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में ही कोरोना को मात देने का दावा कर दिया था। इस बैठक में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि मोदी सरकार भारत की ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,628 नए मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान इस महामारी ने 208 लोगों की जान ले ली। लेकिन सिर्फ इस दौरान 414 लोगों को ही अस्पताल से छुट्टी मिली, जो कि चिंता की बात है। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,041 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 10,158 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से जम्मू में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड का एक अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया। इस अस्पताल को 5 दिन में तैयार किए जाने का लक्ष्य है। इसलिए सेना के जवानों ने दिन और रात एक कर दिए। खाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसे बनाने के लिए कई जवान जुट गए। कहीं जमीन को एक मशीन की मदद से समतल किया गया, तो कहीं गड्ढा मिलने पर वहां मलबा डाला गया। 5 दिन के भीतर इस जगह के ऊपर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इस कोशिश पर वहां के लोगों ने डीआरडीओ की पीठ थपथपाई और उम्मीद जताई कि अस्पताल उनके लिए मददगार साबित होगा। 5-6 दिन के अंदर ये है कि ये जो चीज़ है ये इजी आउट हो जाएगी लोगों के लिए भी, और उनको भी ये सुविधा मिलेगी। बताया गया कि वहां एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा सके। दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ किया कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना ही होगा और उनका आदेश सिर्फ
एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि जब तक कोर्ट कोई दूसरा आदेश जारी नहीं करती तब तक 700 मीट्रिक टन देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि केंद्र कोई सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि सरकार के हलफनामे में कई शर्तें हैं, तो ये सब वो ना बताएं और 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दें। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार के वकील ने सुनवाई के वक्त सप्लाई में कमी का जिक्र किया। पंजाब में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,367 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना ने 165 लोगों की जान ले ली। वहीं इस दौरान 4,976 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1,465 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि राज्य में इस महामारी की वजह से अब तक करीब 10,144 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 69,724 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में उलझाकर चीन अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। इस बार उसने अपने कुछ नए उपग्रहों का एक बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दिया। बताया गया कि आधुनिक सेंसरों और खास कैमरों से लैस ये उपग्रह पृथ्वी के बारे में अहम जानकारियां जुटाएंगे, जिन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए चीन का लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट घुप अंधेरे में तैयार खड़ा दिखा। देर रात को जब दुनिया सो रही थी, तब चीन में अंतरिक्ष पर फतह करने की साजिश चल रही थी। जैसे ही रॉकेट का इंजन शुरू हुआ, घने धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए वो मिशन पर निकल पड़ा। वहीं कंट्रोल रूम में इंजीनियर रॉकेट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे नजर आए और जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचा, इंजीनियर्स ने तालियां बजाकर अपनी पीठ थपथपाई। कोरोना वैक्सीन की कीमत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि बंगाल सरकार ने इससे जुड़ा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और टीका बनाने वाली कंपनियों पर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। सरकार ने कीमतों का ब्यौरा कंपनियों से मांगने की अपील की है, साथ ही सबको मुफ्त वैक्सीन देने की गुहार लगाई। अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई होगी। हरियाणा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 13,867 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 13,584 लोग ठीक भी हुए हैं। अब हरियाणा में 1,15,963 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में सामने आए, जहां एक दिन में 3,588 मरीज मिले हैं, जबकि हिसार में एक दिन में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क ना पहनने को लेकर भयंकर मारपीट हो गई, जिसकी शुरुआत 2 महिलाओं के बीच कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम नजर आया और इस बीच एक आदमी ने एक महिला को गर्दन से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। महिला बार बार उठने की कोशिश करती रही और पीली स्वेटशर्ट पहना आदमी उसको जबरदस्ती जमीन की तरफ ढकेलता रहा। तभी एक और महिला दोनों के बीच कूद पड़ी और उस शख्स के साथ मिलकर फर्श पर गिरी महिला को पीटने लगी। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई करने वालों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद बालों को अजीबोगरीब अंदाज में बांधे हुए महिला को कुछ लोग घसीटते हुए वहां से अलग ले जाते दिखे। लेकिन बदतमीजी पर उतारू ये महिला आगे जाकर फर्श पर ही बैठ गई, जिसके बाद एक दूसरी लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाया और कॉलर पकड़े हुए उसे दूर तक ढकेलती रही। बताया गया कि एयरपोर्ट पर मास्क न पहनने पर टोके जाने के बाद शिकागो की इस महिला ने बात का बतंगड़ बना दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय ने नई पहल शुरू की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि मंत्रालय दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष 64 नाम की दवा देश भर में बांटेगा, ताकि ऐसे मरीजों की मदद हो सके जो या तो अस्पताल में भर्ती नहीं है या वो होम आइसोलेशन में है। इस काम में आयुष मंत्रालय की मदद आरएसएस से जुड़ा सेवा भारती संगठन करेगा। दावा है कि कुछ मरीज पर इन दवाओं का ट्रायल किया गया, जिनमें इसका अच्छा असर देखा गया, जिसके बाद बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को ये दवा देने का फैसला लिया गया है। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया।
वहां एक कोरोना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटकर डॉक्टर के चेंबर में रख दिया गया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में एक कर्मचारी प्लास्टिक में लिपटे शव को घसीटता हुआ नजर आया। इससे पहले उसने शव को एक कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद वो एक कमरे के दरवाजे को जोर से खोलते हुए शव को डॉक्टर के चेंबर में छोड़ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जो लोग उस चेंबर में थे किसी तरह लाश से बचकर बाहर आ गए। शव की वजह से करीब 12 घंटे अस्पताल का कामकाज ठप रहा। बताया गया कि इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वक्त पर कोई भी उसे लेने नहीं पहुंचा। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के लिए हवन किया। 200 बेड का कोरोना सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां भर्ती मरीजों के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मंजीरे बजाकर उनका ध्यान बटाया और उसके साथ भजन भी गाए। इस्कॉन मंदिर प्रशासन की ओर से इस हॉस्टल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हॉस्टल में ही कमरे काफी दिनों से खाली पड़े थे, तो इसका इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के लिए किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। इस कोरोना सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के बीच पहुंचकर पूजा पाठ करने का मकसद क्या है। पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास हो और वो जल्दी ठीक हो। कुछ इसी तरह कोरोना के विनाश के लिए गुजरात के मोरबी में एक महंत ने 16 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करने की ठानी। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तीसरी लहर की आशंका पर चिंता जताई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार के वकील से हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वो चिंतित है, जिसके अक्टूबर में आने की संभावना है। हालांकि केजरीवाल सरकार की ओर से ये बताया गया कि तब तक मामले को दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि मरीजों की मदद के लिए फोन सेवा शुरू की गई है, जिसमें अभी 44 डॉक्टर हैं और आने वाले दिनों और भी स्वास्थ्यकर्मी इससे जुड़ेंगे। और ये सुविधा उन लोगों के लिए होगी जो होम आइसोलेशन में हैं या जिनको हल्का बुखार या कोई लक्षण नहीं है। जिस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे डॉक्टरों से वो अपील क्यों नहीं करते जो घर पर हैं और जिनके पास डिग्री है। ये टिप्पणी दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान जज ने की। मध्य इटली के गुब्बियो इलाके में एक इमारत में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक वो इमारत आग में घिर चुकी थी। उसकी तेज लपटें ऊपर उठने लगी तो धुआं आसपास फैलने लगा। इसकी वजह से दूसरी इमारतों पर भी आग की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने तुरंत पानी की बौछार कर आग बुझा दी। आग के पूरी तरह बुझने तक इमारत जलकर राख हो गई। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्रीस में श्रम कानूनों में बदलाव की मांग पर राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने ईस्टर की वजह से 1 मई को टाले गए मजदूर दिवस कार्यक्रम पर भी नाराजगी जताई और इन मुद्दों पर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी ग्रीस के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में लोग जुलूस निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में अलग अलग सेक्टर से जुड़े हजारों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस की टीमें भी तैनात रहीं ताकि कोई हंगामा न हो। लेकिन खबर है कि इन प्रदर्शनों से देश के कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली के एक मशहूर रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारा और वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो चौथी बार वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। पुदुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन ने 30 में 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुंबई में पुलिस ने एक लैब पर छापा मारा और कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और उनके पति संकेत भोसले के खिलाफ दर्ज हुए केस पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक विज्ञापन में काम करने पर इन दोनों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सुगंधा और संकेत की शादी 26 अप्रैल को पंजाब के फगवाड़ा में हुई थी। आरोप है कि इस शादी में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और इसी पर एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया।
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीर अपने घर के बाहर हुए एक बम धमाके में घायल हो गए। इस घटना को उन्होंने वहां के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला बताया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक आदमी गांव में घूमता रहा और इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंची। बताया गया कि कोरोना संक्रमित ये आदमी पॉजिटिव होने के बावजूद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हो गया, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन में घोषित कर सील कर दिया है, जिससे गांव के बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बिठा दिया है और साथ ही गांव में मुनादी करा दी गई है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। और इसी बीच स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमिलनाडु के कई शहरों में उनके समर्थक कोरोना नियमों को तोड़कर सड़कों पर उतरे और स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने खूब जश्न मनाया। चेन्नई में डीएमके दफ्तर के बाहर जश्न मना रहे लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। हालांकि कोरोना के प्रकोप के बीच उन्होंने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान रखा और न ही किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा। कोयम्बतूर में भी सड़कों पर उतरी भीड़ ने आतिशबाजी कर सारे नियमों को ताक पर रख दिया। इससे पहले चेन्नई में एमके स्टालिन ने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। स्टालिन ने 33 विधायकों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्टालिन अपने पिता करुणानिधि की समाधि पर गए और उन्हें फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बनते ही स्टालिन ने कई बड़े ऐलान भी किए और चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उनमें कुछ को जमीन पर उतारने की कोशिश की। उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य के हर उस परिवार को 4000 रुपए की मदद दी जाएगी जिनके पास राशन कार्ड होगा। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ने उठाने का ऐलान किया। इसके अलावा महिलाओं और छात्राओं के लिए बसों में सफर को मुफ्त किए जाने का ऐलान भी स्टालिन ने मुख्यमंत्री बनते ही कर दिया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को दफ्तर नहीं आना होगा और वो घर से ही काम कर सकेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को भी ऑफिस आने से छूट होगी। इसके अलावा डिप्टी सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को भी इस बार राहत दी गई है और उनको भी दफ्तर आने से छूट रहेगी। हालांकि पहले इन अधिकारियों का आना जरूरी था। सरकार का नया फैसला 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान जो भी दफ्तर आएंगे उनको कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यूपी के मुरादाबाद के एक जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हल्ला बोल दिया और नर्स के ड्यूटी वार्ड पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरे कमरे में खिड़कियों के शीशे, कांच के टुकड़े ही चारों तरफ बिखरे नजर आए। मरीज के परिजनों ने वहां रखे पेपर और डॉक्यूमेंट्स भी तितर बितर कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच जारी है। बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के रवि दुबे की रिपोर्ट है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही टीम से बाहर चल रहे रविंद्र जडेजा इस बार वापसी करने में कामयाब रहे, जबकि हनुमा विहारी को भी इस टीम में मौका दिया गया। टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में ही हो रहेगी, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे संभालेंगे। वहीं विकेट कीपर के तौर पर शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत को शामिल किया गया, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में जगह नहीं बना पाए। वहीं केएल राहुल और रिद्धिमान साहा को स्टैंड बाय पर रखा गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगले महीने भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी, जबकि 4 अगस्त से इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भी खेली जाएगी। शिल्पा शेट्टी के परिवार को कोरोना हो गया। शिल्पा शेट्टी ने जानकारी दी कि उनके घर में उन्हें छोड़कर सभी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें उनके पति राज कुंद्रा, दोनों बच्चे और उनके सास ससुर शामिल हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी की मां को भी कोरोना हुआ है। फिलहाल ये सभी लोग डॉक्टर की सलाह से घर पर ही क्वारंटीन हैं।
कोरोना संकट में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दालचीनी नाम की कंपनी ने नो कॉन्टैक्ट वेंडिंग मशीन सेवा की शुरुआत कर दी। इस मशीन से नमकीन, बिस्किट जैसी चीजों के अलावा खाना खरीदने की सुविधा भी है। तमाम आइटम जो रखे हुए हैं इनको सैनिटाइज किया जाता है हर सुबह यहाँ पर रखने से पहले। इस मशीन से बिना छुए सामान को एक पैडल दबाकर बाहर निकाला जा सकता है। लोग रहते हैं वो आके कॉन्टेक्टलेस तरीके से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल समेत कई अस्पतालों को विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑक्सीजन मशीन और दूसरे मेडिकल उपकरण दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना खतरे को देखते हुए 12 जून तक राज्य के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अपने यहाँ खाली पड़े बिस्तरों की सही जानकारी देने का आदेश दिया। सरकार ने समय समय पर कोरोना ऐप और वेबसाइट पर इस जानकारी को अपडेट करने को कहा, जिससे कि मरीजों के इलाज में मदद मिल सके। पाकिस्तान के कराची से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में वहां की पुलिस ने गोलियां चला दी लोगों पर। बताया गया कि वहां एक कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए किसानों के खेतों में बुलडोजर चला दिए, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया। जिस कंपनी ने किसानों की फसलों पर बुलडोजर चलवाए, उसके कहने पर वहां पाकिस्तान पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने विरोध कर रहे लोगों पर पहले तो पथराव किया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे एक शख्स को पाकिस्तान पुलिस ने पकड़कर उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद इलाके के लोगों का अपने साथी की पिटाई पर गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों की तरफ बढ़ गए। इतने में पाकिस्तान पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि पुलिस के पथराव में कई लोगों को चोटें आईं। अभी देखो पत्थरबाजी कर रहे हैं, देखो गोलियां मार रही है। देखो 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 कैसे गोलियां मार रही है। बहुत जुल्म हो रही है यहाँ पे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 25 ड्रग्स तस्करों को मार गिराया। एक इलाके में उन बदमाशों के छिपे होने की खबर मिलते ही पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे ड्रग्स तस्करों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए मकानों की छतों पर चढ़ गए। लेकिन तब तक पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जमीन के साथ साथ आसमान से भी उन पर नजर रखी गई, जिससे घबराकर वो एक मकान से दूसरे पर भागते दिखाई दिए। हालांकि इन तरकीबों से भी उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने वहां मौजूद सभी ड्रग तस्करों को एक एक कर गोली मार दी। खबर है कि इस ऑपरेशन में पुलिस के एक अधिकारी की भी मौत हुई है। केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका वापस दिल्ली हाई कोर्ट भेज दी गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका को हाई कोर्ट भेजते हुए इस पर जल्द सुनवाई के लिए कहा, क्योंकि इस जनहित याचिका में कोरोना का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई और इस बात का जिक्र किया गया कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 मई को इस याचिका पर सुनवाई रखी थी, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील थी कि इससे बहुत देर हो जाएगी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां से याचिकाकर्ता को फिर हाई कोर्ट भेज दिया गया। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और सरकारी दफ्तर बनाया जा रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस की हिंसक कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले ही वहां पुलिस ने 24 ड्रग्स तस्करों को गोली मार दी थी, जिसके अगले ही दिन इस घटना पर अपना विरोध जताते हुए सैकड़ों लोग पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए शहर में जुलूस भी निकाला। इस दौरान कई लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए लोगों की याद में वहां मोमबत्तियां भी जलाईं। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। एक दिन पहले हुई घटना के साथ ही लोगों ने वहां की सरकार पर कोरोना के कहर से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। Morrendo no Brasil de 3 causas: falta de vacina, então por Covid, por fome. इस दौरान एक महिला काफी भड़क गई, जिसे आसपास के लोग वहां से हटाते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पुलिस की टीमें पहले से ही तैनात थी, ताकि किसी हंगामे से निपटा जा सके। महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ इलाकों में पुलिस को लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और बाहर भीड़ न लगाने की अपील करना महंगा पड़ गया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसकी हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर से सामने आई, जहां कुछ लोग पुलिस वालों को जमकर पीटते दिखाई दिए। एक पुलिस वाला तो जान बचाने के लिए वहां से भागता नजर आया।
बताया गया कि वहां के एक चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें घर जाने के लिए कहा तो वो भड़क गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। वीडियो में बेकाबू भीड़ जमकर उत्पात मचाती दिखाई दी। बाद में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारखंड की गिरिडीह से भी सामने आई। वहां भी पुलिस ने जब लोगों को भीड़ न लगाने की नसीहत दी तो लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने पुलिस को ही घेर लिया। पुलिस वाले उन्हें बार बार समझाते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सिराज गलत हो रहा है, कसम से केस करके हम शुरू कर देंगे। उल्टा उन लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले किसी तरह वहां से बचकर निकलने में कामयाब हुए। तो उनको समझाने की कोशिश की कि आप मास्क पहनिए, तो ये लोग उग्र होके पुलिस पार्टी पे पथराव किया। बताया गया कि इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा।